एक छोटे से कमरे में, जहां हल्की सी रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी, 19 साल का एक लड़का सोया हुआ था। उसके नाम था आदित्य। अचानक उसकी आंखें झटके से खुल गईं। उसने अलार्म की आवाज़ सुनी, लेकिन अलार्म बंद हो चुका था। घड़ी पर नज़र डालते ही वह चौंक गया। सुबह के 7:30 चुके थे। उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। आज फिर लेट हो गया, वह बड़बड़ाया। जल्दबाजी में तैयार होकर वह स्कूल की ओर भागा। जैसे ही वह स्कूल पहुंचा, शर्मा सर की तेज नजरें उस पर पड़ीं। गुस्से से तमतमाते हुए उन्होंने कहा, ये क्या समय है स्कूल आने का, आदित्य? क्या तुम्हें स्कूल के नियमों की परवाह नहीं? आदित्य कुछ कहने की कोशिश करता, लेकिन शर्मा सर ने उसकी एक भी नहीं सुनी। क्लासरूम के बाहर खड़े रहो जब तक मेरा पीरियड खत्म न हो, उन्होंने सख्ती से कहा। आदित्य बिना कोई शिकायत किए चुपचाप क्लास के बाहर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद जब उसे अंदर आने की अनुमति मिली, तो उसने मायूस चेहरे के साथ अपनी सीट की तरफ कदम बढ़ाए। क्लास के बच्चे उसे देखकर हंसने लगे। लूजर! कोई चिल्लाया। यह शब्द आदित्य के कानों में तीर की तरह चुभा, लेकिन वह चुपचाप अपनी जगह बैठ गया। जैसे ही वह अपनी बेंच पर बैठा, एक जोरदार आवाज हुई और वह फर्श पर गिर पड़ा। पूरी क्लास ठहाकों से गूंज उठी। उसकी बेंच टूट चुकी थी। आदित्य दर्द से कराह रहा था, लेकिन किसी ने मदद की पेशकश नहीं की। तभी क्लास की सबसे समझदार और सुंदर लड़की श्रेया भागती हुई उसके पास आई। तुम ठीक हो आदित्य? उसने चिंता भरे स्वर में पूछा। मैं ठीक हूँ, आदित्य ने धीरे से कहा। श्रेया ने उसे सहारा देकर दूसरी सीट पर बिठाया। उसकी आंखों में साफ झलक रहा था कि वह आदित्य के लिए कितनी परवाह करती थी। वह जानती थी कि आदित्य पढ़ाई में कमजोर था, लेकिन उसका दिल साफ था। श्रेया आदित्य से दोस्ती करना चाहती थी, लेकिन आदित्य हमेशा खुद को उससे दूर रखता था। उसे डर था कि उसकी दोस्ती की वजह से श्रेया भी दूसरे बच्चों के मजाक का शिकार हो जाएगी। स्कूल का आखिरी पीरियड खत्म होने के बाद आदित्य को प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया गया। आदित्य अंदर गया तो प्रिंसिपल की गुस्से से लाल आंखें देखकर उसका दिल बैठ गया। आदित्य, तुम्हारा हर दिन स्कूल में लेट आना, पढ़ाई में खराब प्रदर्शन और किसी भी एक्टिविटी में दिलचस्पी न लेना, ये सब बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। तुम्हारे खराब स्कोर से स्कूल की प्रतिष्ठा पर असर पड़ रहा है। अगर इस बार फाइनल एग्जाम में तुम्हारा प्रदर्शन नहीं सुधरा, तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। ये तुम्हारा आखिरी मौका है। प्रिंसिपल की बात सुनकर आदित्य का चेहरा उतर गया। उसने सिर झुका लिया और चुपचाप ऑफिस से बाहर चला गया। ऑफिस से बाहर आते ही कुछ लड़के आदित्य के पास आए। उनमें से एक, रॉकी, ने उसे धमकाते हुए कहा, पैसे निकाल लूजर। मेरे पास पैसे नहीं हैं, आदित्य ने डरते हुए जवाब दिया। रॉकी ने गुस्से में उसकी कॉलर पकड़ ली और उसे दीवार से धक्का दे दिया। तभी विराज आहूजा, स्कूल के मार्शल आर्ट डिपार्टमेंट के टॉप स्टूडेंट, अपने ग्रुप के साथ वहां पहुंचा। अगर हिम्मत है तो मुझसे लड़ो, विराज ने ठंडे लेकिन सख्त लहजे में कहा। रॉकी और उसके दोस्त डर के मारे वहां से भाग गए। विराज ने मुस्कुराते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं। अगर ये लोग फिर से परेशान करें तो मुझे बताना। आदित्य ने सिर झुकाकर आभार व्यक्त किया। स्कूल के बाद आदित्य थक कर अपने अपार्टमेंट लौटा। कमरे में दाखिल होते ही वह फर्श पर लेट गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। क्यों मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल है, वह सोच रहा था। थोड़ी देर में उसकी आंख लग गई। जब उसने आंखें खोलीं तो पाया कि वह किसी दूसरी दुनिया में था। चारों तरफ सफेद धुंध फैली हुई थी। आदित्य, किसी स्त्री की मीठी आवाज ने उसे पुकारा। वह आवाज कहीं दूर से आ रही थी। आदित्य ने उस आवाज की दिशा में कदम बढ़ाना शुरू किया। चैप्टर 2, दादी से मुलाकात। धुंध चारों ओर फैली हुई थी। न कोई रास्ता दिख रहा था, न कोई मंजिल। तभी उस गहरी खामोशी के बीच आदित्य को एक औरत की मीठी आवाज सुनाई दी। वह आवाज किसी मधुर संगीत की तरह थी, जो उसे अपने पास बुला रही थी। ये वही आवाज थी जो हर रात उसके सपनों में आती थी। आदित्य समझ नहीं पा रहा था कि यह कौन है जो उसे बार बार पुकार रही है। उस रहस्यमयी आवाज की ओर खिंचता हुआ वह धुंध के बीच आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह करीब जा रहा था, उसकी बेचैनी बढ़ रही थी। तभी अचानक उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। वह चौंक कर उठ बैठा। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। सपने का जादू टूट चुका था। आदित्य ने घड़ी देखी और फिर धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाज़ा खोला,
तो सामने उसकी दादी खड़ी थीं। उन्हें देखकर आदित्य की आंखों में खुशी झलक उठी। वह झट से उनके पैर छूता है और पूछता है, दादी, आप यहाँ इतनी दूर कैसे आ गईं? दादी मुस्कुराते हुए बोली, बस बेटा, तुम्हारी याद आ रही थी, सोचा तुमसे मिलाऊं। आदित्य ने हल्की सी नाराजगी जताते हुए कहा, इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी दादी? बस 3-4 महीने की ही तो बात थी, फिर मैं खुद आ जाता आपसे मिलने। दादी प्यार से मुस्कुराईं और आदित्य को गले लगा लिया। आदित्य ने दादी को अंदर लाकर सोफे पर बिठाया। वहीं आदित्य के अपार्टमेंट के बाहर एक अनजान औरत खड़ी थी। उसने किसी को फोन लगाया और कहा, गुरु माँ, आपकी तलाश पूरी हो गई, ये वही लड़का है। फोन के दूसरी ओर एक बूढ़ी औरत थी। उसने रहस्यमयी मुस्कान के साथ फोन काट दिया। कमरे के अंदर दादी और आदित्य अपनी पुरानी यादों में खोए हुए थे। दादी ने पूछा, स्कूल में सब ठीक चल रहा है ना? कोई परेशानी तो नहीं है? आदित्य ने सिर हिलाकर बस इतना ही कहा, सब ठीक है दादी। तभी आदित्य को ख्याल आया कि दादी के लिए खाना लाना है। वह किचन की ओर गया, लेकिन वहां खाने की चीजें खत्म हो चुकी थीं। दादी यह समझ गईं। उन्होंने अपने बैग से एक डब्बा निकाला। मैं घर से तुम्हारे लिए खाना बनाकर लाई हूँ, दादी ने कहा। दादी के हाथ का बना खाना खाते हुए आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। वह जानता था कि यह खाना उन्होंने कितने प्यार से बनाया होगा। कुछ समय बाद आदित्य दादी को स्टेशन छोड़ने गया। ट्रेन आने ही वाली थी। दादी ने आदित्य को गले लगाते हुए कहा, बेटा, स्कूल में अच्छे से रहना, सबसे अच्छे से बात करना, झगड़ा मत करना और अपना ध्यान रखना। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। यह कहकर दादी ने अपनी पोटली से कुछ पैसे निकाले और आदित्य के हाथ में देने लगी। आदित्य ने मना किया, दादी, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं संभाल लूँगा। लेकिन दादी नहीं मानी। उन्होंने ज़बरदस्ती पैसे आदित्य के हाथ में रख दिए। ट्रेन चल पड़ी और दादी उसमें सवार हो गईं। प्लेटफॉर्म पर खड़ा आदित्य दादी को जाते हुए देखता रहा। उसकी आंखें भर आईं। दादी के लिए आदित्य सिर्फ एक पोता नहीं था, वह उसका पूरा संसार था। ट्रेन में बैठी दादी भी उस दिन को याद करने लगीं, जब उन्होंने पहली बार आदित्य को देखा था। यह बात कई साल पहले की है। एक छोटे से गांव में आधी रात का समय था। आसमान में बिजली कड़क रही थी और हल्की बारिश हो रही थी। तभी दादी के घर के बाहर एक तेज धमाका हुआ। दादी दौड़कर बाहर आईं। उन्होंने देखा, दरवाजे के सामने एक नन्हा बच्चा बैठा रो रहा था। वह भीग चुका था। उसकी मासूम आंखों में डर था। दादी ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई और नजर नहीं आया। उन्होंने बच्चे को उठाया और अपने घर के अंदर ले आईं। वह बच्चा और कोई नहीं बल्कि आदित्य था। उसके गले में एक अजीब सा पेंडेंट था जो चमक रहा था। वह पेंडेंट आधा टूटा हुआ था। दादी को यह देखकर हैरानी हुई, लेकिन वह इसे समझ नहीं सकी। आदित्य के साथ वह दिन से ही उनका जीवन बदल गया। शहर में आदित्य अपने दम पर पढ़ाई कर रहा था। वह एक बड़े रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम काम करता था। आदित्य नहीं चाहता था कि उसकी दादी उसके लिए मेहनत करे। एक दिन काम के दौरान उसे पीछे से किसी जानी पहचानी आवाज ने पुकारा। वह पलटा तो देखा श्रेया अपनी दोस्तों के साथ उसकी ओर आ रही थी। आदित्य, तुम भी यहाँ हो? श्रेया ने उत्साहित होकर कहा। आदित्य मुस्कुराया, लेकिन श्रेया के दोस्तों की नज़रों में उसके लिए तिरस्कार था। श्रेया ने उसे उनके साथ जुड़ने के लिए कहा, लेकिन आदित्य ने विनम्रता से मना कर दिया। श्रेया उदास हो गई, लेकिन उसने आदित्य को और जोर नहीं दिया। वह अपने दोस्तों के साथ टेबल पर चली गई। डिनर करने के बाद श्रेया अपने दोस्तों के साथ वहां से चली गई, लेकिन उसने अपना पर्स वहीं छोड़ दिया था। आदित्य ने उसका पर्स उठाया और बाहर चला गया। श्रेया ज्यादा दूर नहीं गई थी। आदित्य ने उसे रोका और उसे उसका पर्स लौटा दिया। श्रेया ने उसे धन्यवाद दिया और वहां से चली गई। तभी रास्ते में आदित्य ने देखा कि एक बच्ची बीच सड़क पर खेल रही थी। अचानक तेज रफ्तार से आ रहा एक ट्रक उसकी ओर बढ़ा। आदित्य ने बिना सोचे समझे बच्ची को बचाने के लिए छलांग लगा दी। बच्ची तो बच गई, लेकिन आदित्य ट्रक की चपेट में आ गया। उसका शरीर खून से लथपथ हो गया। उसकी आंखें बंद हो गईं। लेकिन तभी उसे वही जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। वह आवाज उसे फिर से बुला रही थी। आदित्य ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसने देखा, सामने वही रहस्यमयी औरत खड़ी थी जो हर रात उसके सपनों में आती थी। आदित्य की आंखों में हैरानी थी। आखिर यह औरत कौन थी? चैप्टर 3, दोस्ती। आदित्य ने अपनी आंखें खोलीं और सामने खड़ी उस औरत को देखा। उसका दिल एक पल के लिए थम सा गया। वह औरत इतनी सुंदर थी कि शब्दों में उसका वर्णन कर पाना मुश्किल था।
उसका दूध सा सफ़ेद चेहरा, गहरी नीली आंखें और लंबे काले बाल उसे किसी देवी का आभास दे रहे थे। वह आदित्य को देखकर मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जैसे उसने हर सवाल का जवाब पहले से ही जान लिया हो। आदित्य ने खुद को संभालते हुए पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? औरत ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैं यहाँ तुम्हें कुछ देने आई हूँ। ये कहकर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी हथेली में एक पेंडेंट का आधा हिस्सा था। आदित्य की आंखें उस टुकड़े को देखकर चौड़ी हो गईं। यह वही पेंडेंट का दूसरा हिस्सा था जो उसके पास बचपन से था। आदित्य ने झट से वह हिस्सा उसके हाथ से लिया और कहा, यह तुम्हारे पास कैसे आया? तुम कौन हो और इसे मुझे क्यों दे रही हो? इस पेंडेंट के बारे में तुम क्या जानती हो? उसकी आवाज में उत्सुकता और घबराहट का मिश्रण था। वह इस रहस्य को जानने के लिए बेचैन हो उठा था। वह औरत हल्के से मुस्कुराई और बोली, वक्त आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। बस इतना जान लो कि यह पेंडेंट तुम्हारी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। इसे कभी भी खुद से दूर मत होने देना। इसके बाद वह औरत एक कदम और करीब आई। उसकी गहरी नीली आंखों में देखकर उसने धीमे स्वर में पूछा, क्या इस पेंडेंट का दूसरा हिस्सा तुम्हारे पास है? आदित्य ने बिना झिझके जवाब दिया, हाँ, वह मेरे पास है। उसका जवाब सुनकर औरत कुछ क्षण के लिए चौंक गई, लेकिन फिर शांत हो गई। उसने बिना कुछ कहे अपनी एक उंगली आदित्य के माथे पर रख दी। जैसे ही उसकी उंगली ने आदित्य को छुआ, उसके दिमाग में तेज झटका सा महसूस हुआ। अचानक चारों तरफ अंधेरा छा गया। जब आदित्य ने फिर से अपनी आंखें खोलीं, तो उसने खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पाया। आसपास का माहौल देखकर वह हड़बड़ा गया। तभी उसे याद आया कि उसका एक्सीडेंट हो गया था। नर्स ने उसे होश में आते देखा और डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर जल्द ही उसके वार्ड में आए और उसकी जांच करने लगे। डॉक्टर, मुझे यहाँ कौन लाया? आदित्य ने धीरे से पूछा। डॉक्टर ने बताया, तुम्हें यहाँ एक औरत लेकर आई थी, करीब 2 महीने पहले। 2 महीने? आदित्य चौंक गया। डॉक्टर ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, 2 महीने पहले तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था। तब से तुम कोमा में थे। उस औरत के साथ उसके 2 बॉडीगार्ड भी थे। उन्होंने तुम्हारा इलाज शुरू करवाया। कौन थी वह औरत? आदित्य ने तुरंत पूछा। डॉक्टर ने जवाब दिया, उसने अपना नाम मिस माया बताया था, लेकिन मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया क्योंकि उसने नकाब पहना हुआ था। डॉक्टर की बात सुनकर आदित्य सोच में पड़ गया। नकाब वाली औरत, उसे उसी औरत की याद आई जो उसके सपनों में आती थी। उसने मन ही मन सोचा, हो ना हो वह औरत वही थी। तभी उसकी नज़र अपने हाथ पर गई। वह दंग रह गया। उसके हाथ में वही पेंडेंट का दूसरा हिस्सा था जो उस औरत ने सपने में उसे दिया था। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। डॉक्टर ने उसकी हालत देखकर कहा, एक और लड़की है जो रोज तुम्हें देखने आती है। उसने खुद को तुम्हारी दोस्त बताया है। दोस्त? आदित्य ने उलझन भरे स्वर में पूछा। डॉक्टर ने कहा, हाँ, उसका नाम श्रेया मेहता था। वह हर रोज यहाँ आती है और तुम्हारे बारे में पूछती है। इतने में वार्ड का दरवाज़ा खुला। श्रेया अंदर आई। उसकी आंखों में आंसू थे। आदित्य को होश में देखकर उसने राहत की सांस ली। वह आदित्य के पास आई और गुस्से में बोली, तुम्हें खुद की जान जोखिम में डालने की क्या ज़रूरत थी? तुम बिना सोचे समझे किसी भी मुसीबत में कूद पड़ते हो। तुम्हें अपनी परवाह नहीं है, लेकिन क्या तुमने एक बार भी मेरे बारे में सोचा? श्रेया बोलते बोलते रो पड़ी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। उसके चेहरे पर गुस्सा और चिंता साफ झलक रही थी। श्रेया को लगता था कि यह सब उसके वजह से हुआ था। न वो अपना पर्स रेस्टोरेंट में भूल आती, न आदित्य उस पर्स को लौटाने बाहर आता, न उसके साथ यह हादसा होता। यहाँ श्रेया को देखकर आदित्य ने पहली बार महसूस किया कि कोई उसकी सच में इतनी चिंता करता है। उसके दादी के अलावा किसी ने कभी उसके लिए इतना नहीं सोचा था। वह भी भावुक हो गया और श्रेया के सिर पर हाथ फेरते हुए उसे शांत करने की कोशिश करने लगा। उस पल उसे अपनी पुरानी बातें याद आईं। उसने कभी भी श्रेया के साथ ठीक से बात नहीं की थी। वह हमेशा उससे दूर भागता था। वह अपनी हरकतों पर शर्मिंदा हो गया। उसने मन ही मन वादा किया, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं श्रेया से दूर नहीं भागूंगा, खुद को बदलूंगा। अभी वह यह सब सोच ही रहा था कि अचानक उसके दिमाग में एक बूढ़ी औरत की छवि उभर आती है। चैप्टर 4, शुद्धिकरण और पुनर्जन्म। वह औरत किसी 8-9 साल के बच्चे को कुछ सिखा रही थी। हालांकि यह दृश्य बहुत देर तक नहीं टिक पाया, लेकिन आदित्य को वह बूढ़ी औरत जानी पहचानी लगी।
डॉक्टर, क्या अब मैं आदित्य को यहाँ से ले जा सकती हूँ? श्रेया ने डॉक्टर से पूछा। हाँ, लेकिन पहले उसका चेकअप करना होगा, डॉक्टर ने उत्तर दिया। कुछ देर बाद चेकअप पूरा हुआ और श्रेया आदित्य को अस्पताल से बाहर ले आई। रास्ते में श्रेया को भूख लगने लगी। वह सुबह से कुछ भी नहीं खा पाई थी। तभी उन्हें रास्ते में एक रेस्टोरेंट दिखा। श्रेया ने आदित्य से पूछा, आदित्य, चलो खाना खाते हैं। तुम क्या खाना पसंद करोगे? तुम जो चाहो, मुझे भूख नहीं है, आदित्य ने उदासीनता से जवाब दिया। ऐसे कैसे भूख नहीं है? तुम्हें तो मेरे साथ खाना ही पड़ेगा, श्रेया ने नाराजगी जताई। श्रेया ने जिद पकड़ ली। आज मेरी तरफ से ट्रीट है, तुम्हें खाना ही पड़ेगा, वह कहती रही। आखिरकार आदित्य मान गया। रेस्टोरेंट में श्रेया ने ढेर सारा खाना ऑर्डर किया। जब खाना आया तो टेबल भर चुका था। इतना सारा खाना? आदित्य हैरान होकर बोला। यह मेरी तरफ से ट्रीट है और तुम्हें खाना ही होगा, श्रेया ने मुस्कुराते हुए कहा। आदित्य मन मारकर खाने लगा, लेकिन श्रेया को खुश देखकर वह हल्का सा मुस्कुरा उठा। कुछ समय बाद आदित्य अपने कमरे में बैठा पेंडेंट के 2 टुकड़ों को देख रहा था। उसने उन टुकड़ों को जोड़ा और अचानक उनमें से रेड और ब्लू लाइट निकलने लगी। रोशनी इतनी तेज थी कि पूरा कमरा जगमगा उठा। आदित्य ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसी समय एक दूर की आलीशान इमारत में एक बूढ़ी औरत सोफे पर बैठी मुस्कुरा रही थी। उसके साथ एक अधेड़ उम्र की औरत थी। माया, मैंने जो चीज़ तुम्हें दी थी, क्या वह सही जगह पर पहुंच गई? बूढ़ी औरत ने पूछा। हाँ, गुरुमाँ, मैंने वह चीज़ उसको आज ही दी है, माया ने उत्तर दिया। बहुत अच्छा किया, वह शक्ति उनकी अमानत है, इसे बचाना बहुत ज़रूरी है, बूढ़ी औरत ने गंभीरता से कहा। लेकिन माया ने चिंता जाहिर की। गुरुमाँ, शक्ति का दूसरा हिस्सा कहाँ है? मुझे नहीं पता, बूढ़ी औरत ने सिर हिलाते हुए कहा। बातों के दौरान गुरुमाँ के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहराती चली गईं। वह सोचने लगीं कि शक्ति का दूसरा हिस्सा, जो नकारात्मक ऊर्जा से भरा था, कहीं और कैसे हो सकता है। यहाँ आदित्य के कमरे में आदित्य को उस ब्लू लाइट में अचानक किसी दूसरी दुनिया की झलक दिखी। उसने खुद को 10 साल के बच्चे के रूप में देखा। वह बच्चा ताकतवर था। उसकी आंखें एक योद्धा की तरह चमक रही थीं। एक बूढ़ी औरत उसे मार्शल आर्ट सिखा रही थी। दादी गुरु, आदित्य के होठों से निकला। वह बूढ़ी औरत उसकी गुरु थी, जिसे उसने हमेशा सम्मान दिया था। आदित्य ने उस पेंडेंट को छुआ और अचानक वह अपने अतीत के अनुभवों को याद करने लगा। वह बूढ़ी औरत उसे हमेशा अपनी ताकत पर भरोसा रखने की सीख देती थी। लेकिन एक दिन वह औरत उसे छोड़कर चली गई थी। दादी गुरु, अब मुझे सब कुछ याद आ चुका है। पता नहीं कैसे मैं सब कुछ भूल गया था, आपके सीख को भूल गया था, लेकिन अब नहीं। अब मैं एक कमज़ोर की जिंदगी नहीं जीऊंगा। दादी गुरु को याद करते हुए आदित्य खुद से कहता है, उस पेंडेंट की ऊर्जा ने आदित्य के शरीर और आत्मा को शुद्ध कर दिया था। उसकी आंखों से तेज चमकने लगी। उसका कद और काठी पहले से अधिक मजबूत हो चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसका पुनर्जन्म हुआ हो। मेरा नाम आदित्य है और मैं वापस आ गया हूँ, उसने आईने में देखकर खुद से कहा। पूरी रात वह अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करने में लगा रहा। सुबह होते ही आदित्य का चेहरा आत्मविश्वास और शक्ति से दमक रहा था। लेकिन तभी उसे एक बात परेशान करने लगी। चैप्टर 5, टूर्नामेंट। आदित्य के मन में बीते 2 महीनों की चिंताएं हावी थीं। वह जानता था कि एक्सीडेंट और कोमा के कारण उसकी पढ़ाई काफ़ी पीछे छूट चुकी थी। उसे इस बात की चिंता थी कि वह अब सब कुछ कैसे संभालेगा। स्कूल में इस वक्त अलग ही हलचल थी। स्टारी कप टूर्नामेंट की तैयारियां जोरों पर थीं। ये टूर्नामेंट शहर की अलग अलग एकेडमियों के मार्शल आर्ट स्टूडेंट्स के बीच होता था, और जो स्कूल जीतता उसे बड़े सम्मान से देखा जाता। हर साल की तरह इस बार भी पूरे स्कूल की निगाहें विराज आहूजा पर टिकी थीं। विराज ने पिछले साल के टूर्नामेंट में टॉप 10 में जगह बनाकर स्कूल का नाम रोशन किया था। तब से ही उसे स्कूल का स्टार स्टूडेंट माना जाता था। इस टूर्नामेंट के टॉप 10 में जगह बनाना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। जब आदित्य स्कूल में दाखिल हुआ तो सभी उसे गौर से देखने लगे। कोई उसे पहचान नहीं पा रहा था। वह पहले से काफ़ी अलग और आकर्षक लग रहा था। लड़कियां उसकी बदली हुई शख्सियत की मुरीद हो चुकी थीं। लेकिन आदित्य इन सबको नज़रअंदाज करता हुआ सीधे प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंचा। प्रिंसिपल ने जब आदित्य को देखा तो उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। आदित्य, क्या यह तुम हो? तुम तो बिल्कुल बदल गए हो, प्रिंसिपल ने चौंकते हुए पूछा।
जी सर, मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मैं 2 महीने तक कोमा में था, आदित्य ने शांत स्वर में उत्तर दिया। प्रिंसिपल ने सहानुभूति जताते हुए कहा, मुझे तुम्हारे बारे में सुनकर बहुत बुरा लगा, लेकिन अब तुम वापस आ गए हो। ये देखकर अच्छा लग रहा है। मैं चाहता हूँ कि तुम इस साल के स्टारी कप टूर्नामेंट में हमारे स्कूल का प्रतिनिधित्व करो। आदित्य यह सुनकर हैरान रह गया। पहले तो उसे टूर्नामेंट में भाग लेने से मना कर दिया जाता था, लेकिन आज खुद प्रिंसिपल उसे आमंत्रित कर रहे थे। लेकिन सर, मेरी 2 महीने की पढ़ाई छूट चुकी है और एग्जाम्स भी नज़दीक हैं, आदित्य ने झिझकते हुए कहा। तुम्हें उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, बस कल टूर्नामेंट के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लो, प्रिंसिपल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आदित्य इस बदलाव से उलझन में था। प्रिंसिपल का ऐसा बदला हुआ व्यवहार पहले कभी नहीं देखा था। बाद में उसे पता चला कि शहर की प्रभावशाली शख्सियत मिस माया ने प्रिंसिपल से खास तौर पर आदित्य का ध्यान रखने को कहा था। यह वही माया थी जिनके प्रभाव के आगे शहर के मेयर भी झुक जाते थे। मार्शल आर्ट हॉल का रोमांच श्रेया को ढूंढते हुए आदित्य मार्शल आर्ट हॉल पहुंचा। हॉल स्टूडेंट्स से खचाखच भरा हुआ था। विराज का मुकाबला देखने के लिए कई लोग आए थे। विराज को अब तक 30 लड़के चैलेंज कर चुके थे, लेकिन किसी में भी उसे हराने की काबिलियत नहीं थी। आदित्य ने स्टैंड्स में श्रेया को देखा। वह अपनी एक दोस्त के साथ विराज को चीयर कर रही थी। आदित्य उनके पास जाकर खड़ा हो गया और मैच देखने लगा। उसी समय विराज को चैलेंज देने के लिए उसके ही डिपार्टमेंट का लड़का समर्थ रिंग में उतरा। समर्थ वही था जो क्लास में आदित्य को परेशान करता था। समर्थ ने गुस्से में दांत भींचते हुए विराज की तरफ दौड़ लगाई। वह हवा में छलांग लगाकर विराज के चेहरे की ओर एक जोरदार पंच फेंका, लेकिन विराज घबराया नहीं। उसने समर्थ की मूवमेंट और स्पीड पहले ही भांप ली थी। अपने तेज रिफ्लेक्सेस का इस्तेमाल करते हुए विराज ने उस पंच को बड़ी आसानी से डॉज कर लिया। समर्थ यह देख हैरान रह गया। उसने अपनी पूरी ताकत उस पंच में झोंक दी थी, लेकिन विराज ने उसे जैसे बच्चों का खेल समझकर टाल दिया। समर्थ ने गुस्से में आकर विराज पर लगातार पंच बरसाने शुरू किए, लेकिन विराज हर बार या तो डॉज कर रहा था या ब्लॉक। समर्थ का एक भी पंच विराज को छू भी नहीं पाया। आखिरकार विराज ने सही मौके का इंतजार किया। जैसे ही समर्थ ने एक और पंच फेंका, विराज नीचे झुका और समर्थ के पेट में एक जोरदार पंच मारा। समर्थ 5 कदम पीछे हट गया, लेकिन विराज यहीं नहीं रुका। वह समर्थ की तरफ बढ़ा और तेज किक्स की बरसात शुरू कर दी। विराज की किक्स इतनी तेज और सटीक थीं कि समर्थ के हाथ सुन्न पड़ने लगे। जब विराज की 9वीं किक समर्थ के हाथों से टकराई तो उसके हाथ पूरी तरह नीचे गिर गए। अब समर्थ का डिफेंस टूट चुका था। विराज ने मुस्कुराते हुए अपनी पूरी ताकत से 10वीं किक समर्थ के सीने पर मारी। इस किक के प्रभाव से समर्थ उड़ता हुआ रिंग से बाहर जा गिरा। समर्थ अब लड़ने की हालत में नहीं था। हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। स्टैंड्स में खड़े आदित्य के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने महसूस किया कि यह टूर्नामेंट सिर्फ मुकाबला नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का मौका था। हेलो दोस्तों, ये कहानी मेरी खुद की लिखी हुई है। अगर आपको इस कहानी के आगे के चैप्टर्स सुनने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें मेरे साथ। Ein Sapitam